हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के प्रमुख युद्धों की बात करते हैं कि एंशियंट इंडिया में कौन कौन से ऐसे युद्ध हुए थे बहुत जो महत्वपूर्ण हैं और जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आज हम लोग प्राचीन भारत के प्रमुख युद्ध की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों को हम एक थोड़ा इंडिया की मैपिंग के बारे में बता देता हूं मैं कि भारत में जो युद्ध हुए थे प्राचीन काल में वो किन क्षेत्रों से हुए थे। तो याद रखिएगा, जो ये आपका पश्चिमी और पूर्वी तट है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो तट है, इधर से भारत में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुए क्योंकि समुद्री सुरक्षा हमारा समुद्र सुरक्षा करता था। हिमालय की तरफ से कोई आक्रमण नहीं हुए क्योंकि हिमालय इतना ऊंचा है तो वहां से आक्रमण करना संभव नहीं था। हमारे यहाँ जितने भी आक्रमण हुए हैं ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुए हैं। चाहे जितने भी आक्रमण हुए हैं, चाहे कोई भी आक्रमण हुआ है, सब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुए हैं। और उन दो क्षेत्रों कौन कौन से जहां से हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी प्रवेश करते थे। तो पाकिस्तान में एक पहाड़ी है किरथर पहाड़ी और एक है सुलेमान पहाड़ी और इसी के बीच में दर्रे का नाम है बेलन दर्रा। तो बेलन दर्रे से, और याद रखिएगा जो दूसरा है हिंदकुश पर्वत और सुलेमान के पहाड़ी के बीच में, यहाँ से खैबर दर्रा। तो बेलन दर्रा और खैबर दर्रा दो ऐसे प्रमुख दर्रे थे जहाँ से हमारे यहाँ सबसे अधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। और हमारे देश के किसी भी राजा में जो है इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखाई जिसमें इन दो दर्रों को अगर बंद कर देते तो हमारे यहाँ से विदेशी आक्रमण नहीं होते। अगर आपसे सिंपल एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में विदेशी आक्रमण किन दर्रों से हुए हैं तो याद रखना खैबर दर्रा और बेलन दर्रों से हुए हैं। और बेलन दर्रा कहाँ है तो किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी के बीच में, और खैबर दर्रा सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जितने भी आक्रमण हुए हैं सब उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से हुए हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। शुरू करते हैं। हमारे भारत के इतिहास में सबसे पहला युद्ध था दसराग युद्ध। ठीक है, दसराग युद्ध हुआ था, ये आर्य और अनार्यों के बीच में हुआ था। ये भारत का पहला युद्ध माना जाता है, याद रखेगा। ये युद्ध कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, इसका विवरण पूरा आपको बता देता हूँ। इसमें पुरु और त्रिशु योद्धाओं के मध्य हुआ था। इस युद्ध को बैटल ऑफ 10 किंग भी कहते हैं जिसमें 10 राजा शामिल थे। यह युद्ध परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पे हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये युद्ध का जो वर्णन कहाँ मिलता है, तो 7वें मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध की जानकारी आपको मिलती है। इसके बाद याद रखिएगा इस युद्ध में त्रिशु समुदाय की विजय हुई और जिसका नेतृत्व राजा सुदास कर रहे थे। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। और सुदास भरत कबीले से थे और इन्हीं कबीले के नाम पर ही इनके भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। भरत कबीले के नाम पर भारत पड़ा था, ऐसा वैदिक काल में कहा गया है। ठीक है, तो भारत का पहला युद्ध कौन सा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस युद्ध का नाम था दसराग युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा युद्ध है हाइडेस्पीच का युद्ध था। हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था, 326 बीसी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था सिकंदर की सेना के बीच में और पोरस की सेना के बीच में। हाइडेस्पीच के युद्ध को बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि झेलम नदी के तट पे हुआ था और झेलम को बितस्ता कहा जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको याद रखेगा। झेलम का युद्ध कहते हैं, बितस्ता का युद्ध कहते हैं, या इसे फिर हाइडेस्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो झेलम नदी के तट पर हुआ था सिकंदर की सेना और पोरस की सेना के बीच में हुआ था। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिकंदर पोरस के बीच हुआ था जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी और इस युद्ध को झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध हुआ था जो सबसे फेमस था और कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध जो है, और कलिंग कहाँ पर है, तो कलिंग जो है आज जो वर्तमान उड़ीसा है इसी को कलिंग कहते हैं। अगर एग्जाम पूछा जाए कि कलिंग युद्ध किसके बीच में हुआ था तो याद रखिएगा ये युद्ध जो हुआ था ये अशोक ने लड़ा था। और कहा जाता है कि अशोक ने इसी युद्ध के बाद युद्ध की नीति को त्याग दिया और धम्म की नीति को अपना लिया। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर अशोक ने धम्म की नीति को अपना लिया और एक ही युद्ध अपने जीवन में लड़ा कलिंग का, तो कलिंग छोड़ क्यों नहीं दिया। तो कलिंग क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि ये पूर्वी जो भारत उस समय जो उनका साम्राज्य था मौर्य काल का, तो पूर्वी तट से व्यापार होता था अलग अलग देशों के साथ। तो पूर्वी तट के व्यापार को सुरक्षा के लिए, पूर्वी तट की सुरक्षा के लिए कलिंग को जीतना जरूरी था। इसलिए कलिंग को जीता तो गया अशोक द्वारा, लेकिन कलिंग को छोड़ा नहीं गया। ठीक है, अशोक ने
युद्ध की नीति को त्याग दिया, धम्म की नीति को अपना लिया, लेकिन कलिंग को छोड़ा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। तो यह युद्ध उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट दया नदी के तट पे हुआ था। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ दे कि जो है कलिंग का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो याद रखिएगा दया नदी के तट पर हुआ था। ये किताब में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई थी। और कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अशोक ने इस युद्ध में राजा अनंत पद्मानभ नामक राजा को पराजित किया था। ये भी आपको किताब में जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस राजा को हराया और किस नदी के तट पर हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण है कलिंग युद्ध। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म की नीति के तहत बौद्ध धर्म का प्रचार किया। श्रीलंका और अन्य देशों में बौद्ध भेजे थे भिक्षुओं को। आगे बढ़ते हैं। रावर का युद्ध हुआ था 712 में। इसे भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है, अरब आक्रमण माना जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम इसी मार्ग से भारत आया था, अरब से होते हुए, और बेलन दर्रे को पार करके उसने भारत पर सिंध पर आक्रमण किया था। और सिंध का राजा उस समय दाहिर था और वहाँ का राजधानी थी ठट्टा, और वहाँ का बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा रावर का युद्ध जो है वो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुआ था। और इसी युद्ध को हरा करके मोहम्मद बिन जो है कासिम ने सिंध पर आक्रमण करके जीत लिया था और सिंध पर पहली बार ही जजिया कर उसने लागू किया था। ये भी याद रखना, भारत में पहली बार जजिया कर की शुरुआत सिंध में हुई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और यही भारत का पहला आक्रमण माना जाता है, मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। यह भारत का प्रथम अरब आक्रमण युद्ध था। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच लड़ा गया। राजा दाहिर सिंध के राजा थे। इस युद्ध में जानकारी जो है किससे मिलती है? चचनामा से। आपसे पूछा जाएगा कि चचनामा से किसकी जानकारी मिलती है? तो भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। और साथ में अली अहमद, याद रखिएगा अली अहमद चचनामा के लेखक हैं जिन्होंने इस युद्ध की जानकारी दी है। मीर कासिम याद रखिएगा सिंध में पहली बार जजिया कर लगाया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और युद्ध का नाम क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और युद्ध का नाम है, याद रखिएगा, रावर का युद्ध 712 में हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है, याद रखिएगा। ऐसे युद्ध के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध 1911 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा जो युद्ध है वो तराइन का द्वितीय युद्ध है और ये बहुत निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसको जो है तराइन का युद्ध या तरावड़ी का युद्ध या आजमाबाद का युद्ध भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन के द्वितीय युद्ध को और किस नाम से जानते हैं, तो आजमाबाद के युद्ध के नाम से ये भी जानते हैं। और याद रखिएगा इस युद्ध में को मोहम्मद गौरी ने जीत कर और भारत में जो है, याद रखिएगा, यहीं से भारत में इस्लामी संस्कृति की शुरुआत हो जाती है, इस्लामी राज्य की शुरुआत हो जाती है। और यहीं से भारत जो है इस युद्ध के बाद, याद रखिएगा, भारत का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल की ओर, माफ करिएगा, मध्यकाल की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसी युद्ध के बाद भारत का प्राचीन इतिहास मध्यकाल में प्रवेश करता है और हमारे देश में इस्लामिक राज्य की शुरुआत मानी जाती है। एक और तराइन का युद्ध हुआ है, शायद आपको नहीं पता होगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट युद्ध हुआ था चंदावर के युद्ध 1194 में। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जो शत्रु थे उनका नाम था राजा जयचंद। ये कन्नौज के राजा थे और उनको पराजित करके और कन्नौज पर अधिकार कर लिया मोहम्मद गौरी ने। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। और एक और हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, ये शायद आपको नहीं पता होगा। तराइन का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1215 और 16 में हुआ था और ये इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था। इल्तुतमिश और यल्दोज जो है ये ऐबक के गुलाम थे और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध को जीता कौन था? इल्तुतमिश जीता था। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। तो ऐसे ही आपको युद्ध में आपसे जुड़े हुए जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध थे प्राचीन काल को मैंने बता दिया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आधुनिक काल के सारे युद्ध को बताया था। अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो जो है मध्यकाल के सारे युद्ध की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।